Hi everyone, today we are going to start stereochemistry, that is the part of organic chemistry. Okay, तो इसमें हमें आज पढ़ना है कायरलिटी क्या होती है. ठीक है, कायरलिटी हमारे पास 4 टाइप्स की है. सेंट्रल कायरलिटी, एक्सल कायरलिटी, प्लेनर कायरलिटी एंड देन हेलिकल कायरलिटी. ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल कायरल क्यों होता है और वो मॉलिक्यूल कायरल कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम काफ़ी ज़्यादा आरएस नॉमेनक्लेचर भी पढ़ चुके हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल कायरलिटी. कायरलिटी का मीन्स ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर कायरल है तो वो जिस प्रॉपर्टी को शो करेगा दैट विल बी कायरलिटी. ओके, तो कोई भी मॉलिक्यूल दैट मस्ट बी कायरल होना चाहिए. सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए. कायरल का मीन्स क्या है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर राइट में और लेफ्ट में अगर रोटेट कर देता है तो वो मॉलिक्यूल कायरल होता है. ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है. जो इस प्रॉपर्टी को शो करता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है. और दूसरी बात, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी देता है. तो ये मैं बता रही हूँ, अगर मॉलिक्यूल कोई भी कायरल होता है तो कायरल होता है तो क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है उसको क्या करता है, वो रोटेट कर देता है टू द लेफ्ट और राइट. ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर कायरल होता है तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं, रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को. पीपीएल दैट इज प्लेन पोलराइज लाइट, इसको रोटेट कर सकता है इधर राइट में और लेफ्ट में रोटेट कर सकता है. दूसरा, उसकी जो इमेज आती है वो आती है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आती है. ठीक है, ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल कायरल होता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देता है. दैट मीन्स जैसे 7 होता है, आप उसको मिरर में देखिए उसका जस्ट उल्टा दिखाई देगा आपको. ठीक है, वो क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी. जैसे हमने यहाँ पर 7 लिया, इसका अपोजिट में हमें ऐसे दिखेगा. अगर हम मिरर लगाएंगे, ये 7 है हमारे पास, इस पर मिरर लगा दिया तो हमें अपोजिट में 7 दिखेगा. दैट इज द मिरर इमेजेस. तो ये कैसे है, नॉन सुपर इम्पोजेबल. अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज, अगर हम कोई दो चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो वो सुपर इम्पोज हो जाती हैं. मतलब एग्जैक्टली ओवरलैप अगर कर लेती हैं तो वो सुपर इम्पोज हो जाती हैं. बट जैसे इसको देखो, ये ऐसे 7 है, इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो ये ऐसे 7 है, तो ये कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करेंगे. दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसलिए इसको क्या बोला है, नॉन सुपर इम्पोजेबल. एक दूसरे पर कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होंगे. कोई भी दो सेम स्ट्रक्चर्स जो होती है वो ओवरलैप करती है. जैसे सन ले लिया हमने, ठीक है, इसकी मिरर इमेज बनाओगे सेम बनेगी. इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो क्या होगी, ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे के, तो इसको बोलोगे सुपर इम्पोजेबल इमेज. ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल और सुपर इम्पोजेबल आपको समझ में आया. जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और वही कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं. उसमें बताया कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देते हैं. जैसे एग्जांपल ये लिया हमने. ठीक है, 7 की आप मिरर में देखो, 7 को अपोजिट में दिखेगा बिल्कुल. फिर इस 7 को उठा के इसके ऊपर रखो तो क्या बनेगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. दैट मीन्स एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर नहीं करेंगे, एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर अप नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. तो ये कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. जैसे हमने ये कोई मॉलिक्यूल लिया, सर्कुलर है, स्फेरिकल जैसा भी है, तो ये मॉलिक्यूल लिया, इस मॉलिक्यूल के अगर हम मिरर में देखते हैं इसको तो हमें सेम दिखता है क्योंकि ये भी गोल गोल है, सर्कल है, ये भी सर्कल है हमें. ठीक है, इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो ये क्या करेंगे, दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे. ठीक है, तो हम सर्कल का एग्जांपल बताए थे कि सर्कल को उठा के हमने इस पे रख दिया तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे. तो ये कैसे होंगी, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. ये कैसी होंगी, हमारी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगी. इसलिए इसको बोलोगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. जो दोनों इमेजेस अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं तो वो क्या होंगी, सुपर इम्पोजेबल. अगर नहीं ओवरलैप करती हैं तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगी. ठीक है, तो ये हमारी सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुई. ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर कायरल है तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं. कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमारा कायरल है तो उसके लिए प्रॉपर्टीज क्या हैं. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे. ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल कायरल होगा, ठीक है, जो मॉलिक्यूल कायरल होगा वो कायरलिटी जो प्रॉपर्टी है उसको भी शो करेगा. समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोला मैंने, कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो कायरल है दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल कायरल है वो कायरलिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा. जिस प्रॉपर्टी को कायरल मॉलिक्यूल शो करता है उसे कायरलिटी कहते हैं. ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, कायरलिटी. तो उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर. इस पूरे लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे तो कायरलिटी क्या होती है. ठीक है, अब कायरलिटी 4 टाइप्स की होती है हमारे पास. सेंटर कायरलिटी है, प्लेनर कायरलिटी है, एक्सल कायरलिटी है एंड हेलिकल कायरलिटी है. तो 4 टाइप्स के हमारे पास कायरलिटी हैं. दैट मीन्स किस किस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है वो कायरल हो सकते हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेंट्रल कायरलिटी. ठीक है, सबसे फर्स्ट हमें पढ़ना है यहाँ पर सेंट्रल कायरलिटी. तो सेंट्रल कायरलिटी
क्यों आती है? सेंटर कायरलिटी आती है ड्यू टू एसिमेट्रिक सेंटर, ड्यू टू एसिमेट्रिक सेंटर। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है तो उन मॉलिक्यूल में क्या होगी? सेंट्रल कायरलिटी। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर है, कायरल सेंटर भी उसी को बोलते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर भी उसी को बोलते हैं। तो जिस भी मॉलिक्यूल में कोई भी कायरल सेंटर होता है, कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर होता है, उन मॉलिक्यूल्स में कौन सी कायरलिटी होती है? सेंट्रल कायरलिटी होती है, क्योंकि उसमें सेंटर होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन लगा हुआ है एक साइड में, हाइड्रोजन लगा है एक साइड में, क्लोरीन लगा हुआ है एक साइड में, कोई भी आर ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल क्या है? कायरल है। सबसे पहली बात तो आपको कायरलिटी की कंडीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, कायरल होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। सेंट्रल कायरलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल कायरलिटी में जो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर होता है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में एसिमेट्रिक सेंटर होता है वो मॉलिक्यूल्स हमारे कायरल होंगे, और किस में आएंगे? सेंट्रल कायरलिटी में आएंगे। तो सेंट्रल कायरलिटी में ये हमारा क्या है? कायरल सेंटर है, क्योंकि इसकी क्या मतलब क्वालिटी क्या है, क्या इसके लिए रिक्वायर्ड है कि 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो वो मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाता है? कायरल हो जाता है। अब जब कायरल हो गया तो ये क्या देगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सेंटर कायरलिटी की कंडीशन पता चल गई, इसमें भी sp3 सेंटर हो, दैट इज sp3 सेंटर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी एसिमेट्रिक सेंटर होता है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो sp3 सेंटर होना चाहिए, ये क्वालिटी है सेंट्रल कायरलिटी की। तो जिस प्रॉपर्टी को ये शो करेगा वो क्या हो जाएगा? सेंट्रल कायरलिटी हो जाएगा। मतलब जिस टाइप की कायरलिटी शो करेगा वो कौन सी होगी? सेंट्रल कायरलिटी। ये बात समझ में आ रही है? तो सेंट्रल कायरलिटी उन मॉलिक्यूल्स में होगी जिसमें कोई भी sp3 सेंटर हो, एसिमेट्रिक सेंटर हो। तो एसिमेट्रिक सेंटर कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये इसकी सेकंड क्वालिटी है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल हमारे आएंगे सेंट्रल कायरलिटी में आएंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखो, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक एसिमेट्रिक सेंटर है, किसी भी मॉलिक्यूल में एक एसिमेट्रिक सेंटर है तो वो हमेशा एनेंशियोमर होगा। ठीक है, वो क्या होगा? हमेशा एनेंशियोमर। ये एक्स्ट्रा बात बताई है यहाँ पे, वो क्या होगा हमारे पास? एनेंशियोमर। ये भी पढ़ेंगे हम एनेंशियोमर क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। तो जिस भी मॉलिक्यूल में ओनली वन सेंटर है, ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर है, समझ रहे हो मेरी बात? जिसमें भी एक एसिमेट्रिक सेंटर होगा वो हमेशा एनेंशियोमर होगा, कुछ और हो ना हो लेकिन वो हमेशा एनेंशियोमर होगा। तो जो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देते हैं वही हमारे क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे की क्या देते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस देते हैं। डायस्टेरियोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते हैं, ये यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा कि जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं वो नॉट मिरर इमेजेस, वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। और जो एनेंशियोमर है वो भी क्लियर हो गया कि एनेंशियोमर्स हमेशा क्या देते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देते हैं, और डायस्टेरियोमर्स मिरर इमेज नहीं देते हैं। ठीक है, समझ गए हो? तो जिसमें भी एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होता है वो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? हमारे सेंट्रल कायरलिटी में आएंगे वो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे सेंट्रल कायरलिटी में आएंगे। नेक्स्ट देखो, ये हो गया हमारा सेंट्रल कायरलिटी में। अब सेंट्रल कायरलिटी का आरएस नॉमेनक्लेचर हम पढ़ा चुके हैं कि आरएस नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, कहनिंग-गोल्ड, सीआईपी रूल, कहनिंग-गोल्ड, प्रेलॉक्स रूल के अकॉर्डिंग हम क्या बता चुके हैं? सेंट्रल कायरलिटी के अंदर आरएस नॉमेनक्लेचर भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो हम कायरलिटी पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल कायरलिटी में क्या कंडीशन है? कायरल होने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, और दूसरी बात उसमें sp3 सेंटर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड हम पढ़ते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या थी? एक्सियल कायरलिटी। सेकेंड हमारे पास क्या है? एक्सियल कायरलिटी। एक्सियल कायरलिटी में आपको ध्यान क्या रखना है? ठीक है, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं क्या रिक्वायरमेंट है कि वो मॉलिक्यूल सेंट्रल कायरलिटी में हो, वो मॉलिक्यूल एक्सियल कायरलिटी में हो। तो एक्सियल कायरलिटी किन मॉलिक्यूल्स के पास होती है? कौन से मॉलिक्यूल एक्सियली कायरल होते हैं? ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल एक्सियली कायरल होते हैं। अभी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, चलो। एलीन मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ठीक है, बाइफिनाइल्स आपके पास हैं, ये सारे क्या होते हैं? आपके एक्सियल कायरलिटी में आते हैं। ठीक है, एलीन टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके पास होते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं, वो भी लिख देती हूँ मैं। स्पाइरो कंपाउंड्स हो, हेमी स्पाइरो कंपाउंड्स हो, हेमी स्पाइरो कंपाउंड्स हो, ये सारे किस में आएंगे? हमारे ये सारे आएंगे हमारे एक्सियल कायरलिटी में। ठीक है, एग्जांपल मेंशन है यहाँ पर एक्सियल कायरलिटी
पहली बात, एक्सोकैरियोटी में कोई भी sp3 सेंटर नहीं होता है। जिसमें sp3 सेंटर नहीं होता है और जिसमें क्या होते हैं, एलिन टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाइफिनाइल्स टाइप के होते हैं, स्पाइरो होते हैं, हेमीस्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं, वो हमेशा किस में आएंगे, एक्सोकैरियोटी में आएंगे। तो एक्सोकैरियोटी के लिए क्या होता है, नो sp3 सेंटर या फिर नो एसिमेट्रिक सेंटर। इसमें कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होता है। ये सबसे ज्यादा खास बात है इसमें देखने वाली, ठीक है। तो जो एक्सोकैरियोटी में मॉलिक्यूल्स होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। इसमें कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसकी कैरियोटी की कंडीशंस अलग हैं। तो आप जितने भी कैरियोटी पढ़ेंगे सबकी कंडीशंस पढ़नी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों हैं, या फिर वो कायरल क्यों हैं। तो इसकी कंडीशंस भी हम पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे हम एलिन्स का, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल लिया हमने एलिन्स का। एलिन्स वो होते हैं जिसमें क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। दैट मीन्स आपके डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो टुगेदर होते हैं, बीच में कोई सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। आपके डबल बॉन्ड्स क्या रहेंगे, लीनियर सीरीज में रहेंगे, वो हमारे होंगे एलिन्स। जैसे ये कार्बन फिर डबल बॉन्ड, ये कार्बन फिर डबल बॉन्ड। मान लो ये हाइड्रोजन्स हो गई हमारे, ये हाइड्रोजन्स हो गई और ये हमारे पास हाइड्रोजन्स हो गई हैं, ठीक है। ये मैंने कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया है, पहले इसमें हाइड्रोजन्स ले लेते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे बाद में, ठीक है। ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है, एलीन मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें कॉम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स है। दैट मींस डबल बॉन्ड्स आपके सीरीज में है, लगातार डबल बॉन्ड है। अगर सिंपल लैंग्वेज में तो लगातार आपके डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए ये एलीन टाइप का मॉलिक्यूल है। सेंटर वाले कार्बन क्या होते हैं हमारे, sp हाइब्रिडाइज होते हैं, बाकी वाले क्या होते हैं sp2 एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये कंडीशन है एलीन्स की, सेंटर कार्बन हमेशा sp हाइब्रिडाइज, सराउंडिंग वाले sp2 एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो इसमें कंडीशन क्या है कैरल, देखो आप जितने भी कैरलिटी पढ़ेंगे सबके अंदर आपको कंडीशन पढ़ने की, कोई भी मॉलिक्यूल कैरल क्यों है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कैरल होने के लिए, कैरल की कंडीशन है, कोई भी मॉलिक्यूल कैरल है उसकी कंडीशंस आप पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन बॉन्ड्स होने चाहिए आपके, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपके होने चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट है हमारी। तो हमने क्या कहा कि वही मॉलिक्यूल्स हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, वही मॉलिक्यूल हमारे क्या होंगे, कायरल होंगे, वही मॉलिक्यूल्स हमारे कायरल होंगे जिनके पास ये दो कंडीशंस हैं, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे उसके पास और दूसरे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होगा। दैट मीन्स दोनों डायरेक्शन में, इन दोनों डायरेक्शन में। तो ये टर्मिनल कार्बन है और ये टर्मिनल कार्बन, आपको इस तरह सपोज करना है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ठीक है। आप किसी को भी हेड मान लीजिए, किसी को टेल मान लीजिए, चॉइस इज योर्स, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए, दूसरी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। क्या इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैं, लेकिन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ये आपके टर्मिनल कार्बन है, ठीक है, ये आपके टर्मिनल कार्बन है और ये भी आपकी क्या है, टर्मिनल कार्बन है। तो टर्मिनल कार्बन से प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का मीन्स है हमारे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का मीन्स क्या है, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए एट ए कार्बन। जो भी आपको कार्बन प्रेजेंट है टर्मिनल, बात हम कर रहे हैं टर्मिनल कार्बन की, ठीक है। ये आप सीरीज में रूल्स हैं, ये इसके रूल्स आप ध्यान से पढ़ेंगे, रूल्स ही लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या होगा, क्वेश्चन आएगा CSR में, नेट में, गेट में, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि बताओ कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आपको उन चारों ऑप्शंस में से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो एट टर्मिनल कार्बन पे। तो इस टर्मिनल कार्बन को देखो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। क्या इस कार्बन पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, नहीं है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है, दोनों ग्रुप्स बिल्कुल सेम है, दोनों हाइड्रोजन है। इधर भी देखो, इधर भी दोनों ग्रुप्स क्या है, बिल्कुल सेम है, दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास। तो हमने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन तो किया ही नहीं। हमने क्या कहा, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का मीन्स क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए टर्मिनल कार्बन पे। दैट मीन्स एक हाइड्रोजन है तो कुछ और होना चाहिए, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, कुछ भी एटम हो सकता है हमारा, ठीक है, टर्मिनल कार्बन पे। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हम कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर हमने क्लोरीन लगा दिया, अब हो गया प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। अब ये मत देखना है कि दोनों के पास सेम ग्रुप है, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास क्लोरीन, इसके पास भी क्लोरीन। रूल क्या कहता है कि डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए एट ए टर्मिनल कार्बन। एक कार्बन की बात की जा रही है तो एक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो इस कार्बन पे तो डिफरेंट ही है, एक पे हाइड्रोजन है, एक पे क्लोरीन है। तो इस कार्बन की बात की जा रही है तो एक कार्बन पे डिफरेंट होने चाहिए, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑफकोर्स
इट इज अ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। दूसरी कार्बन पे देखो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो इस पे भी क्या है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम नहीं है। देखो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो डिफरेंट ग्रुप्स हो गए हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हमारा कायरल हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। तो कायरल की कंडीशन आपको समझ में आ गई है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये एग्जांपल आपके पास हो जाता है, हाइड्रोजन क्लोरीन हो गया है, हाइड्रोजन क्लोरीन हो गया है ए पार्ट, ठीक है। बी एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पर, बी मैं ऊपर ही मेंशन कर देती हूँ। ये हमारा बी है। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको पता चलेगा, ठीक है। ये हमारा बी क्वेश्चन है, ये हमारा ए क्वेश्चन। आपको क्या बताना है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, ठीक है। दोनों में से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा वो देखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें पहली कंडीशन क्या है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए। क्या इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, 1 2 3 3 तो ओड होता है, तो ओड है, तो इसमें क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव और मतलब ए कार्य, ठीक है। तो ऑप्टिकली जो इनएक्टिव होता है वही क्या होता है, ए कार्य, मींस ये कार्य नहीं है, क्योंकि कार्यालिटी की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में क्या है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। आपको रूल के अकॉर्डिंग जाना है, पहले तो डबल बॉन्ड्स ही देखने हैं, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन चेक करना है। देखो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, बिल्कुल प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। एक कार्बन एटम पे देखना है सब्स्टिट्यूशन, दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन जो सेकंड वाली कार्बन एटम है, ये वाली कार्बन एटम, इस पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ये भी हाइड्रोजन हमारे पास है, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन दोनों कार्बन पे नहीं है। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ए कार्बन, तो ये भी हमारा ए कार्बन हो जाएगा। ओके, कैरेलिटी की कंडीशन समझ में आ गया आपको एलिन कंपाउंड्स में। अब हम चलते हैं हेमिस्पायरो और स्पायरो कंपाउंड्स में। आई थिंक ये वाले टॉपिक आई थिंक यूट्यूब पे नहीं है शायद, तो आप देख लेना प्लीज इसको, ठीक है। एक्सेल कैरेलिटी में हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हमारे पास स्पायरो कंपाउंड्स का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम स्पायरो का, और एक हम लेते हैं हेमिस्पायरो का। एक हम लेंगे हेमिस्पायरो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इवन एमएससी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, गेट की तैयारी करो, नेट की तैयारी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता नहीं चलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव बताओ कौन से कंपाउंड है, आपको उनको पता ही नहीं है क्योंकि कैरेलिटी की क्या कंडीशन है, तो इन पे अलग अलग कंडीशन लगती है कैरल होने के लिए। तो स्पायरो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जब कोई भी जो ज्वाइनिंग एटम होता है, दो रिंग्स के बीच में ज्वाइनिंग एटम अगर हमारा कॉमन होता है तब उसको बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड। जैसे ये वाला देखो, ठीक है। हेमिस्पायरो में क्या होगा, एक हमारे पास रिंग प्रेजेंट होगी और दूसरा हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ऐसे हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, इसमें भी हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। तो जब देखो स्पायरो क्या होते हैं, स्पायरो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दोनों रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होती है एट ए कॉमन एटम, ठीक है। देखो ये वाली रिंग हमारे पास ए रिंग है, हमारे पास बी रिंग है, ठीक है। ए रिंग हमारे पास है, बी रिंग है, ओके। तो ये कहाँ ज्वाइंटेड है, कॉमन एटम से ज्वाइंटेड है, ओके। तो इसको हम बोलेंगे स्पायरो कंपाउंड। तो स्पायरो कंपाउंड्स जो होते हैं, जिसमें स्पायरो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दोनों रिंग्स ज्वाइंट होते हैं टू अ कॉमन पॉइंट, ओके। दिस इज योर स्पायरो। हेमिस्पायरो, हेमिस्पायरो मीन्स आधा स्पायरो रहेगा, एक रिंग इसमें रहेगी और एक डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। ये रिंग हमारे पास होगी है, ए रिंग हमारे पास होगी है और दूसरा हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। ज्वाइनिंग एटम तो वैसे ही कॉमन रहेगा हमेशा, इसको स्पायरो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो एटम्स के बीच में जो ज्वाइनिंग है वो एक कॉमन एटम से है, तो यहाँ पर भी एक कॉमन एटम हमारे पास है, तो कॉमन एटम से ज्वाइनिंग है इसलिए स्पायरो है। हेमिस्पायरो क्यों, क्योंकि इसमें एक ही रिंग प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग प्रेजेंट है, ये क्या होगा, हेमिस्पायरो, आधा स्पायरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या देखनी है आपको, ये ध्यान रखना है हमेशा, जो रिंग्स होती है वो हमेशा क्या होती है, डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंट होती है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होती है, हमेशा ध्यान रखना। कहीं पर भी आपको रिंग्स मिलती है तो हमेशा डबल बॉन्ड के इक्वल होती हैं, दैट मीन्स डबल बॉन्ड उनके इक्विवेलेंट होता है। आप रिंग लिखिए, डबल बॉन्ड लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड और फिर हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला डबल बॉन्ड
इज इक्वलेंट टू रिंग, डबल बॉन्ड इज इक्वलेंट टू रिंग। तो मैंने इसको ऐसे मेंशन कर दिया, सेंटर में कार्बन है, खाली नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब कंडीशन वही लगानी है आपको, एक्सल कैरलिटी में कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी, क्या कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो। तो ये हमारा कायरल हो जाएगा, दिस विल बी योर कायरल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो हेमोस्पायरो में भी सेम कंडीशन आपको लगानी है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन एट टर्मिनल पोजीशन। तो देखो ये टर्मिनल पोजीशन में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दैट मींस दिस इज आल्सो योर कायरल, ठीक है। ओके, तो ये कायरल हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है हेमिस्पायरो स्पायरो के अंदर। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या होती है, बायफिनाइल्स। बायफिनाइल्स के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, बायफिनाइल्स दैट मीन्स दो फिनाइल रिंग एक दूसरे से ज्वाइंटेड रहेंगे, ठीक है। ऐसे एक फिनाइल रिंग ये, एक फिनाइल रिंग ये, दोनों फिनाइल रिंग एक दूसरे से ज्वाइंटेड रहेंगी, दैट इज बायफिनाइल, ठीक है। अब बायफिनाइल की भी क्या है हमारे पास थोड़ी सी अलग कंडीशन है, कैरलिटी की कंडीशन अलग है इसकी, ठीक है। इसकी कैरलिटी की कंडीशन क्या है, अलग है। क्या है देखो, सबसे पहली बात आपके पास क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है इसमें, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। दूसरा वही, एक तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी रिंग्स जो होती हैं आपकी क्या होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इन दोनों रिंग्स में एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, रोटेट नहीं करनी चाहिए रिंग, ठीक है। और दूसरा इसमें एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, ये भी यहीं लगा सकते हो, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमारा। इसके एग्जाम्पल और मैं आपको दिखा देती हूँ, जो प्रॉपर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नोट डाउन करने हैं वो एग्जाम्पल हम यहाँ पर नोट करेंगे, जो CSR में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी हम करेंगे इसमें, कौन कौन से हमारे पास होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। कैरलिटी के लिए कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। आपको रिंग्स जो देखो, अब देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मीन्स क्या है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे भी, हाइड्रोजन यहाँ पे भी, हाइड्रोजन। अब क्या होगा कि ये दोनों रिंग्स काफी पास में हैं, दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। जब रिपल्शन हो जाएगा तो दोनों रिंग्स क्या होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे हो जाती हैं, यानी इसमें क्या होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, रोटेट कर जाएंगे। दोनों रिंग्स में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ऑर्थो पोजिशंस पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो रिपल्शन भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो रिपल्शन। ऑर्थो पोजिशंस पे जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, इसके विसिनिटी में जो ऑर्थो पोजिशन पे हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये रिंग्स जो है प्लेन में नहीं रहेंगी, एक रिंग जो है 45 डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। तो ये ऐसे हो जाएगी, मैं अभी शो करती हूँ आपको, ऐसे ऐसे, ठीक है। दैट मीन्स एक रिंग आपकी क्या रहेगी, प्लेन में रहेगी, एक आपकी क्या होगी, रिंग प्लेन में रहेगी, और दूसरी कहाँ चली जाएगी आपकी, आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी ड्यू टू रिपल्शन, आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी ड्यू टू रिपल्शन। तो हमें इस रिपल्शन को पहले तो खत्म करना होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जब हमारा प्लानर होगा तभी तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कायरलिटी की कंडीशन लगा सकते हैं, तभी वो मॉलिक्यूल कायरल होगा। सबसे पहले प्लेन में होना चाहिए। तो इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में क्या है, रिपल्शन है, फ्लैगपोल रिपल्शन है, इसको ऑर्थो रिपल्शन भी बोलते हैं। तो दोनों रिंग्स आपस में रिपल्शन के बाद क्या होती है, दोनों रिंग्स आउट ऑफ प्लेन चली जाती है, एक ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है, जिसकी रिपल्शन की वजह से। तो इस सब्स्टिट्यूशन करना है, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन रोटेशन करनी है, रोटेशन को प्रिवेंट करना है, क्योंकि रिंग्स क्या हो रही है, यहाँ पे रोटेट हो रही है, रिंग्स क्या हो रही है हमारे पास यहाँ पे रोटेट हो रही है। तो रिंग्स रोटेट हो रही है, रिंग्स के रोटेशन को हमें स्टॉप करना है। रिंग्स के रोटेशन को स्टॉप करने का रीजन देखो, रिंग्स को स्टॉप करने के लिए हमें करना क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे आप सब्स्टिट्यूशन करो, इसको ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और इसको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पे आपको क्या करना है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना है। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, आप कोई भी बल्कि ग्रुप लगा दीजिए, सिंगल, ठीक है, कोई भी आप क्या लगाएंगे, बल्कि ग्रुप लगाएंगे, एक ग्रुप से भी काम चल जाएगा। यानी आप किसी भी दोनों रिंग्स में से किसी भी रिंग पे आप बल्कि ग्रुप लगा दीजिए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को छोड़ के, ठीक है। हाइड्रोजन भी छोटे साइज का, फ्लोरीन भी छोटे साइज का, तो इससे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगा। तो आपको क्या करना, सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करना है।
रिंग्स के रोटेशन को स्टॉप करना है ताकि रिंग्स हमारी प्लेन में रहें। उसके लिए आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन नहीं होने चाहिए, उनके अलावा कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है। मान लो यहाँ पर हमारे पास हमने फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, बट फिर भी ये क्या रहेंगे, हमेशा रोटेशन फॉर्म में रहेंगे, आउट ऑफ प्लेन रहेंगे, और फिर भी रिपल्शन रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज भी छोटा है, उनमें भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कभी भी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन नहीं हो सकता, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन को आप कभी भी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में आपको क्या करना है, दोनों रिंग्स में से किसी भी रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। ये बात क्लियर है। आप यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल होगा मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने इसकी ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन किया। पहली कंडीशन बता रही हूँ, अभी तो मैं क्या बता रही हूँ, मैं पहली कंडीशन बता रही हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, CH3 ग्रुप लगा दिया, सॉरी यहाँ पर हमने फ्लोरीन लगा दिया है, और यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया है। अब ध्यान से देखो, इस रिंग में और इसमें डिफरेंस है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी आपको क्या करना, ऑर्थो पोजीशन पे सब्सटेंट लगाना है, वो हमने लगा दिया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन किया। दोनों रिंग्स में से किसी भी रोटेशन आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, तीनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर सिंगल कोई भी ग्रुप लगा, आपने सिर्फ एक सिंगल ग्रुप लगाना है, दोनों रिंग्स में से किसी की भी एक की ऑर्थो पोजीशन पे लगाना है, तो ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। देखो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं हमारे पास। अब इस रिंग के अंदर आप प्लेनोसिमेट्री चेक कर लीजिए, ऐसे प्लेनोसिमेट्री, ऐसे प्लेनोसिमेट्री, क्या ये हाइड्रोजन इस CH3 से रिफ्लेक्टेड हो रहे, नहीं चेंज हो रहे। आपके क्या है, प्लेनोसिमेट्री इसमें क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए। पिछले लेक्चर्स में शायद नहीं बताया, लेकिन अभी बता रही हूँ मैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन चेक करना है तो आप प्लेनोसिमेट्री भी देख सकते हैं। और दूसरी बात, आपको क्या करना होता है, हमेशा डिफरेंट ग्रुप लगाने हैं। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का मीन्स तो यही होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए रिंग्स पे। जैसे यहाँ CH3 लगा है, ये हाइड्रोजन से डिफरेंट है, हाइड्रोजन और CH3 लगा हुआ, और यहाँ पर भी CH3 और हाइड्रोजन लगा हुआ, तो इसमें क्या है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। दैट मीन्स प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का मीन्स क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। तो इस पे डिफरेंट ग्रुप है तो सही, CH3 लगा, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा, तो दैट इज योर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारी कंडीशन होगी सेटिस्फाई, फर्स्ट हो गई। दूसरी देखो ध्यान से, दूसरे में क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन लगा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो नहीं हो रहा, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि फ्लोरीन की वजह से कभी भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं आता है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में हमने CH3 ग्रुप लगाया हुआ है, ठीक है, CH3 ग्रुप लगा दिया, इसलिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी है इसमें। तो ये हमारे पास हुई बाइफिनाइल्स के अंदर कायरलिटी, तो वो मॉलिक्यूल्स कायरल होंगे। आप सिंपली चेक कर सकते हो, मैं आपको सिंपली छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। बाइफिनाइल आपको दी हुई है मान लो, ठीक है, आपको सिर्फ दो चीज़ चेक करनी है। यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये आपको ऑप्टिकली एक्टिव होगा मॉलिक्यूल। इसका रीजन मैं छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, आप कितना जल्दी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहली बार आप चेक करो कि कोई भी ऑर्थो ग्रुप होना चाहिए, फिर इसमें प्लेनोसिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। हमने प्लेनोसिमेट्री लगाई, हमने क्या लगाई, प्लेनोसिमेट्री। प्लेनोसिमेट्री जो है एक दूसरे के, प्लेनोसिमेट्री जैसे आप ऐसे प्लेनोसिमेट्री लगाएंगे तो ये CH3 किससे चेंज होगा, हाइड्रोजन से, तो मतलब मिरर इमेज नहीं आ रही है, दैट मीन्स एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं हो, रिफ्लेक्टेड नहीं होंगे, तो प्लेनोसिमेट्री एब्सेंट। प्लेनोसिमेट्री अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, जैसे मैं लिख रही हूँ, ये मान लो इस मॉलिक्यूल से हमने प्लेन लगा दिया, इस मॉलिक्यूल में हमने क्या लगा दिया, प्लेनोसिमेट्री लगाया, तो ये CH3 इस CH3 से एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, सेम मॉलिक्यूल दिखाई देगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेनोसिमेट्री लगा रहे हैं। प्लेनोसिमेट्री के दोनों साइड में दोनों रिफ्लेक्टेड होंगे, मिरर से जैसे रिफ्लेक्टेड होते हैं। तो ये CH3 मान लो यहाँ पर था हमारे पास, और ये भी यहाँ पर था, तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, B और A दिखेगा, ठीक है। तो प्लेनोसिमेट्री से ये बिल्कुल सेम ही हमारे पास एक्सचेंज होते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है, प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे जो प्लेन है उसके सराउंड में दोनों सेम एटम से एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा, हमें क्या दिखाई देगी, सेम इमेज दिखाई देगी, तो इसका मतलब इसमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल में भी आपको प्लेनोसिमेट्री चेक करना है। जब आप प्लेनोसिमेट्री इस मॉलिक्यूल में लगाएंगे तो ये CH3 हाइड्रोजन से एक्सचेंज होगा, तो आपको सेम इमेज नहीं मिलेगी, इक्वलेंट इमेज नहीं मिलेगी, दैट मीन्स प्लेनोसिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। तो जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेनोसिमेट्री एब्सेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं,
एक्टिव होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो नीचे वाले में भी ऐसे करना, आपको इंडिविजुअल रिंग्स में प्लेनोमीटर चेक करने हैं। तो इंडिविजुअल रिंग्स में आप क्या करेंगे, प्लेनोमीटर लगाएंगे। इसमें भी क्या प्लेनोमीटर एब्सेंट है, तो दिस विल बी ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन बाय बाय।